जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 7, जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। ये अध्याय महत्वपूर्ण तो है। हमने एक सुरक्षा के एक खतरे के तरीके को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया। हमने ये जान लिया कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा क्या है और पारंपरिक धारणा में खतरा कहां से आ रहा है और सुरक्षा कैसे होगी। अब हम चल रहे हैं सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को समझने। यहां पर खतरा एक चीज से नहीं है, खतरा यहां पर बहुत सारी चीजों से है। यहां पर आपके पास सुरक्षा का वो तरीका नहीं अपनाया जाएगा जो आप पारंपरिक तरीके में अपना रहे थे। वहां आपको हथियार से ही खतरा था तो हथियार से ही आप सुरक्षा पा रहे थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होने वाला। यहां पर खतरे अलग तरीके के हैं और उनसे निवारण भी अलग तरीके के होंगे। ये बात आप समझिए। यहां पर खतरा उस जैसा नहीं है जैसा कि आपने पिछले बारे में पढ़ा था। पिछली बार जैसा पढ़ा आपने वैसा खतरा नहीं है यहां पर। यहां खतरे का तरीका अलग है। समझ में आई बात? यहां पर खतरा भी अलग है और उसका निवारण भी बहुत अलग है। इस बात को अपने दिमाग में डाल लो। समझ में आई बात? तो आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को। चलिए पढ़ते हैं। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरे से संबंधित नहीं, इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आकांक्षाओं को शामिल किया जाता है। यहां पर खतरा सेना वाला नहीं है, यहां पर मानव अस्तित्व पर आने वाले खतरों पर है। मानव अस्तित्व पर खतरा कब आएगा? जब कोई बीमारी आएगी, है ना? जब कोई बीमारी आएगी जिसका कोई इलाज नहीं, जैसे कोरोना आया तो मानव अस्तित्व पर खतरा आया कि नहीं आया? पर्यावरण, ये वो खतरे हैं जो मानव अस्तित्व पर खतरा पैदा कर देंगे, मानव के जीवन पर ही खतरा पैदा कर देंगे। यहां पर आपके पास सुरक्षा का कोई और तरीका है ही नहीं। जो लोग इस देश में, इस दुनिया में ये समझते हैं कि सबसे बड़ा खतरा हथियार और युद्ध है, वो बहुत बड़े मूर्ख है। दुनिया में सबसे बड़ा खतरा अगर कुछ है तो वो है पर्यावरण और बीमारियां। इनसे बड़ा खतरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और अगर हमने इस पर बात नहीं करी, इस पर हमने चर्चा नहीं करी, तो इस दुनिया को बर्बाद होने से कोई और नहीं बचा पाएगा। कोई भी नहीं बचा पाएगा। कोरोना के टाइम पर सब झुल्ल हो गए थे ना, बड़े बड़े हथियार रखे रह गए थे और लोग मर रहे थे, है ना? तो पर इन मुद्दों पर जब बात करने के लिए कोई कहे ये तो सॉफ्ट है, सॉफ्ट टॉपिक्स है, इन पर बात क्यों करी जाए? जब यही सॉफ्ट टॉपिक्स हार्ड टॉपिक बनकर आपके गाल पे तमाचा मारते हैं ना, तो आपका माथा और आपका दिल दोनों स्क्वीज हो जाता है, डर जाता है। जिनको आप सॉफ्ट टॉपिक बता रहे हैं सुरक्षा के लिए, जब वो हार्ड टॉपिक बन जाएंगे ना, आपको मौका भी नहीं मिलने वाला अपनी सुरक्षा के लिए। ये मानव अस्तित्व पर खतरा पैदा करते हैं। सीधे बीमारियां मानव अस्तित्व की सबसे बड़ी दुश्मन है, आप ये समझिए। और अगर हमने इन पर काम नहीं किया तो हमारा अस्तित्व कब गायब हो जाएगा चुटकियों में, हमें पता भी नहीं चल पाएगा। और इस देश की राजनीति में ये मुद्दे कभी होते ही नहीं है। इस देश की राजनीति में धर्म सबसे बड़ा मुद्दा है। अब आप मुझे बताओ, कौन से पीर फकीर, कौन से मंदिर ने आपको बचा लिया था कोरोना के टाइम पर? आत्म शांति अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, बीमारियां अलग चीज है। उनका निवारण अलग तरीके से होगा। मैं धर्म पर प्रश्न नहीं कर रहा हूं। आप धर्म की उपासना दबा के करें, पर धर्म के रास्ते पर चलें भी। धर्म सत्कर्म है और जितने अच्छे कर्म होंगे उतने ही आप धार्मिक हैं। जरूरी नहीं है पूजा पाठ करना धर्म के रास्ते पर चलने के लिए। धर्म के रास्ते पर चलने का अर्थ है सत्कर्मी बनना, सच्चे कर्म वाला व्यक्ति बनना, और हर धर्म यही कहता है। अगर किसी को लगता है कि जिहाद उसके धर्म का उद्देश्य है,
तो उसने अपने धर्म को पढ़ा ही नहीं है। जिस दिन वो अपने धर्म को पढ़ लेगा उस दिन वो अपना सर पत्थर पर मारेगा कि मैं क्या सोचता था अपने धर्म के बारे में। मैं दूसरों की जान लेना अपने धर्म का प्रचार समझता हूं। कितने दुर्भाग्य की बात है। लोगों को जबरदस्ती अपने धर्म पे परिवर्तित कराना धर्म का काम है। कितना बड़ा मैं मूर्ख हूं, इस बात का उसे आभास हो जाएगा। पर मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि सुरक्षा की जो ये अपारंपरिक धारणा है, इस पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया समय रहते तो दुनिया कब समाप्त हो जाएगी। आपके ना धर्म बच पाएंगे और ना ही आप बच पाएंगे। धर्म को मानने के लिए इस धरती पर मनुष्य का रहना जरूरी है कि नहीं? बिना मनुष्य के धर्म का अनुसरण कौन करेगा बताओ? धर्म का अनुसरण तब हो जाएगा जब ये मनुष्य रहेगा, और ये मनुष्य तब रहेगा जब ये धरा रहेगी। समझ में आई बात? तो इतनी सी बात जब आप लोग समझते हैं तो इन मुद्दों पर सरकार के आंख खोलने का काम भी तो करें। सरकार से कहें कि इन मुद्दों पर भी काम करे, सिर्फ फालतू की बकवास मत करे, इन मुद्दों पर काम भी करे। और अगर इन मुद्दों पर काम नहीं होगा तो हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। भविष्य बर्बाद हो जाएगा और कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो इस अपारंपरिक धारणा में समझ गया ना, यहां पर खतरा आप मानव अस्तित्व पर है। यहां पर सैन्य खतरा नहीं है, यहां पर मानव अस्तित्व पर खतरा है। ठीक है, आगे सुनिए। इसकी शुरुआत होती है पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के भीतर स्वीकार किए गए संदर्भी पर सवाल उठाकर। ऐसा करते हुए सुरक्षा के 3 और तत्वों, किन चीजों की सुरक्षा, किन खतरों से सुरक्षा और सुरक्षा के तरीके पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जब हम संदर्भी की बात करते हैं तो हमारा आश्रय होता है सुरक्षा किसको चाहिए। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में भू क्षेत्र और संस्थाओं सहित राज्य को संदर्भी माना जाता है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में संदर्भी का दायरा बड़ा होता है। जब हम पूछते हैं कि सुरक्षा किसको, तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के प्रतिपादकों का जवाब होता है सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्तियों और समुदायों या कहें कि समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। वहां पर देश की बात करी जा रही है, वहां पर देश की बात करी जा रही है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में हमारा संदर्भ सुरक्षा से किससे है? देश से। लेकिन यहां पर किससे है? मानवता से है। यहां पर हमारा स्केल और बड़ा हो जाता है, देश से बाहर निकलकर मानवता पर चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है। कोरोना आया था तो वो किसी एक देश की सीमा में कैद तो नहीं रहा ना। कितना अच्छा आप लोगों का उदाहरण है सामने। आप लोग संदर्भ को बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं कि कोरोना जब एक बीमारी आई तो उसने सीमाएं नहीं देखी लोगों की जान लेने में, और किसी भी देश की सेना उस बीमारी को रोक नहीं पाई। चाहे वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका की सेना हो, चाहे वो दुनिया के दूसरे ताकतवर देशों की सेना हो, वो अपने देश की जनता को इस बीमारी से बचा नहीं पाए। इस बीमारी से बचाने का काम लेबोरेटरियों में हुआ, लैब्स में हुआ, प्रयोगशालाओं में हुआ, डॉक्टरों ने किया। तो आप ये समझिए दुनिया को खतरा किस चीज से सबसे ज्यादा है? दुनिया को खतरा सबसे ज्यादा है बीमारियों से। बीमारियों से ही सबसे बड़ा खतरा है। और आपकी अपारंपरिक धारणा में बीमारियों पर बात की जाती है, मानवता की सुरक्षा की बात की जाती है, ना कि राज्य की सुरक्षा की। और पारंपरिक में किस पर बात होती है? सिर्फ देश की सुरक्षा पर, देश की सीमा की सुरक्षा पर। यह बात आप समझिए, देश की संप्रभुता पर, देश की अखंडता पर, देश के भूभाग पर। लेकिन यहां पर बात हो रही है मानवता पर। आपका स्केल जो 15 सेंटीमीटर का था अब वो 30 सेंटीमीटर का हो गया है। मानवता उसमें आ गई है, मनुष्य का जीवन उसमें आ गया है। तो मनुष्य के जीवन को किन किन चीजों से खतरा है ये हम यहां पर पढ़ेंगे। बंदूक तो है ही है खतरा, युद्ध तो है ही है खतरा, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक अगर कुछ है तो बीमारियां हैं।
उससे ज्यादा खतरनाक इस धरती पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। बीमारियां इंसान को घुट घुट कर मारती हैं, तड़प तड़प कर मारती हैं। कोरोना के टाइम पर कोई अपने परिवार की लाश तक लेने के लिए नहीं जा पाया। जा पाया कोई? तो बताओ, सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? बीमारियां हैं। ये बात समझिए आप। बीमारियों से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है। ये मानव अस्तित्व को समाप्त कर देंगी। और अगर हम इन मुद्दों पर बात चर्चा नहीं करेंगे तो हम इस देश को कभी सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। ये बात लिख कर ले लो। समझ में आई बात? तो हमारे देश में हमें हॉस्पिटल्स बनाने की जरूरत है। हमारे देश में हमें क्या स्कूल्स बनाने की जरूरत है। हमारे देश में हमें लोगों को हाइजीन सिखाने की जरूरत है। अभी भी हमारे देश में लोगों को हाइजीन का मतलब नहीं पता। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमें आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं और हमारे देश में लोगों को बेटर हाइजीन के बारे में ही नहीं पता। समझ में आई बात? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये समझ में आई बात? ये कोई प्राउड की बात नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे लोगों को हाइजीन ही नहीं पता क्या होती है। समझ में आई बात? आगे सुनो। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में संदर्भ का दायरा बड़ा होता है। जब हम पूछते हैं कि सुरक्षा किसको, तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के प्रतिपादकों का जवाब होता है सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्तियों और समुदायों या कहें कि समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न करा जा सकता है, मानवता की सुरक्षा क्या है या फिर विश्व सुरक्षा क्या है? तो जब आपसे ये प्रश्न आएगा तो किस सुरक्षा के बारे में आपसे वो प्रश्न कर रहा है? अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा के बारे में प्रश्न कर रहा है। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप। मानवता की सुरक्षा का अर्थ है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। विश्व सुरक्षा से अर्थ है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा, जिसमें हथियार से खतरा नहीं है। खतरा आपको बीमारियों से, खतरा आपको प्राकृतिक आपदा से है, खतरा आपको अन्य चीजों से है, गरीबी से है। समझ में आई बात? गरीबी भी बहुत बड़ा खतरा है। ये बात आप नहीं समझते, लेकिन गरीबी बहुत बड़ा खतरा है मानव समाज के लिए। बहुत बड़ा खतरा, इस बात को आप समझिए। बहुत बड़ा खतरा, मैं शब्द यूज कर रहा हूं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, कि गरीबी सबसे बड़ा खतरा है इस संसार के लिए। क्योंकि गरीब अपने पेट की आग बुझाने के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी, किसी की भी जान ले सकता है, किसी की भी हत्या कर सकता है और कहीं भी बम लगाकर फट सकता है। इस बात को आप समझिए। गरीबी से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है। आगे सुनिए। मानवता की रक्षा का विचार जनता जनार्दन की सुरक्षा को राज्य की सुरक्षा से बढ़कर मानता है। मानवता की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा एक दूसरे के पूरक होने चाहिए और अक्सर होते भी हैं, लेकिन सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होती। समझ में आई बात? सुरक्षित राज्य का मतलब सुरक्षित जनता नहीं होती। आपकी सीमाएं सुरक्षित है तो इसका मतलब यह नहीं है कि देश की जनता भी सुरक्षित है। उदाहरण मैंने आपको बताई दी। हमारी सीमाएं तो सुरक्षित है, लेकिन क्या हमारी जनता भी सुरक्षित है? और क्यों नहीं सुरक्षित है? क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं। और यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहां पर बीमारियों की बात कर रहे हैं सबसे प्रोमिनेंट तरीके से। बीमारियां हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है और इनसे निपटना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हम इन पर काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। समझ में आई बात? आगे सुनिए। नागरिकों को विदेशी हमले से बचाना
भले ही उनकी सुरक्षा की जरूरी शर्त हो, लेकिन इतने भर को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। सच्चाई यह है कि पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना के हाथों मारे गए, उससे कहीं ज्यादा लोग खुद अपनी ही सरकार के हाथों खेत रहे। मानवता की सुरक्षा के सभी पैरोकार मानते हैं कि इसका प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की रक्षा है। बहरहाल इस बात पर मतभेद है कि ठीक ठीक ऐसे कौन से खतरे हैं जिनसे व्यक्तियों को बचाया जाना चाहिए। मानवता की सुरक्षा का सक्रिय अर्थ लेने वाले पैरोकारों का जोर व्यक्तियों की हिंसक खतरों यानी खून खराबे से बचाने पर होता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व महासचिव कोफी अन्नान के शब्दों में कहें तो ऐसे परोकारों का आश्रय होता है व्यक्तियों और समुदायों की अंदरूनी खून खराबों से बचाना। मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वाले, अब अंडरलाइन करना, मानवता का जो व्यापक अर्थ लेते हैं वो क्या मानते हैं? मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वाले पैरोकारों का तर्क है कि खतरों की सूची में अकाल, महामारी और आपदाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध, जनसंहार और आतंकवाद साथ मिलकर जितने लोगों को मारते हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग अकाल, महामारी और प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ जाते हैं। मानवता की सुरक्षा के व्यापकतम अर्थ में आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को भी शामिल किया जाना चाहिए। तनिक अलग अंदाज में कहें तो मानवता की रक्षा के व्यापकतम नजरिए में जोर अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति पर भी दिया जाता है। तो यह है व्यापक अर्थ, और असली में सुरक्षा यही है। सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा यही चीजें हैं, महामारी, अकाल और प्राकृतिक आपदा। जितने लोग आतंकवाद से नहीं मरते, जितने लोग युद्ध में नहीं मरते, उससे कहीं ज्यादा लोग अकाल में मर जाते, भूखमरी से मर जाते, समझ रहे हो आप, महामारियों में मर जाते हैं और आपदाओं में मर जाते हैं। तो मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा ये चीजें हैं। बंदूक तंदूक बात की बात है, आपसी नरसंहार बात की बात है। सबसे बड़ा खतरा मानवता के लिए ये है, महामारी, अकाल और प्राकृतिक आपदाएं और आर्थिक अभाव। भाई आर्थिक अभाव रहेगा तो इंसान अपने घर परिवार का पेट पालने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, ये बात आप जान लीजिए। वो फिर हिंसा करने से बाज नहीं आएगा, वो फिर हिंसा का रास्ता अपनाएगा और राष्ट्र को खंडित करके चला जाएगा। अगर आपको पाकिस्तान में इतनी हिंसा दिखती है तो इसका सबसे बड़ा कारण है अभाव। अभाव उसका सबसे बड़ा कारण है और कोई चीज नहीं है पाकिस्तान में आतंकवाद के पनपने का। समझ में आई बात? आगे सुनो। विश्वव्यापी खतरे जैसे वैश्विक ताप वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद तथा एड्स और बर्ड फ्लू जैसी महामारियों के मद्देनजर 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा उभरी। कोई भी देश इन समस्याओं का समाधान अकेले नहीं कर सकता। ऐसे भी हो सकता है कि किन्हीं स्थितियों में किसी एक देश को इन समस्याओं की मार बाकियों की अपेक्षा ज्यादा झेलनी पड़े। उदाहरण के लिए वैश्विक ताप वृद्धि से अगर समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठता है तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा डूब जाएगा, कमोबेश पूरा मालदीव सागर में समा जाएगा और थाईलैंड की 50% आबादी को खतरा पहुंचेगा। चूंकि इन समस्याओं की प्रकृति वैश्विक है, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, भले ही इसे हासिल करना मुश्किल हो। तो अब आप देख लीजिए, ये समस्याएं वो समस्याएं हैं जिनका समाधान तभी हो सकता है जब हम आपसी सहयोग करेंगे, तो नहीं तो दुनिया बर्बाद होनी तय है। वैश्विक ताप वृद्धि जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, अगर लगता है किसी को कि हम पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा तो पड़ेगा, पड़ेगा। सितंबर का महीना चल रहा है, गर्मी देखो कितनी है, अभी भी सितंबर का महीना है ये,
शाम ठंडी हो जानी चाहिए थी, लेकिन शाम अभी भी तप रही है। इसका अर्थ क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ चुकी है, वैश्विक ताप वृद्धि कितनी ज्यादा हो गई है, और हम इस पर बात कितनी कर रहे हैं। हमारे लिए प्राथमिक मुद्दे क्या है? साला धर्म। धर्म वैश्विक ताप वृद्धि को नहीं रोक पाएगा, वैश्विक ताप वृद्धि को सिर्फ पेड़ रोक पाएगा। अगर हम वैदिक काल में जाएंगे तो हम प्रकृति पूजक थे। क्यों थे हम प्रकृति पूजक? क्योंकि हम उस समय जानते थे कि मानव का अस्तित्व तभी तक है जब तक ये प्रकृति सुरक्षित है। और आज हम क्या है? आज हम महामूर्ख हैं। आज हम अपने जो पहाड़ों में मंदिर है वहां पर सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। अरे टूरिस्ट प्लेस है क्या वो, जो वहां आप सुविधाएं पहुंचा रहे हैं? हाईवे बना के दे रहे हैं लोगों को कि लेके जाओ अपनी गाड़ियां वहां पर, उनका भी भट्टा बिठा दो, बर्बाद कर दो उनकी प्राकृतिक सुंदरता को, उनको सुरक्षित रहने दो। आज अमरनाथ की यात्रा पे कितने बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। एक सीमित मात्रा होनी चाहिए उनकी, और प्राकृतिक तरीके से जाना चाहिए, प्रकृति का पूरा प्रयोग होना चाहिए। वो सुंदर हमारा प्राकृतिक सौंदर्य समाप्त नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार कमाई पर ही ध्यान दे रही है। अरे कमाई के चक्कर में हम क्या बर्बाद कर रहे हैं, कभी हमने इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं। हम कमाई के चक्कर में अपने जंगलों को काट देते हैं। कमाई के चक्कर में, जिसको आज तुम कमाई के चक्कर में काट रहे हो ना, उसकी भरपाई करने के लिए तुम्हें अपना जीवन खपा देना पड़ेगा, अपने जीवन को तुम्हें दांव पर लगाना पड़ेगा। तब तुम जाकर सीखोगे कि प्रकृति क्या चीज है। ये मनुष्य तब तक नहीं जानेगा जब तक इसके अस्तित्व पर खतरा नहीं आएगा, क्योंकि इसे भी तो दूसरे के अस्तित्व की ऐसी तैसी करने में बहुत मजा आता है। तो जब खुद मरने लगेगा, हाय तौबा होने लगी, तब इसे सीख मिलेगी कि दूसरों के अस्तित्व को नहीं समाप्त करना चाहिए। आज वैश्विक ताप वृद्धि इतनी हो रही है तो इसका खामियाजा पूरा भारत, पूरा विश्व सामना कर रहा है। इसके खामियाजा भुगत रहा है और भुगतेगा। जब हम अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को मरता हुआ देखेंगे, तो जब उनके पीठ पर स्कूल का बैग नहीं, ऑक्सीजन का सिलेंडर टंगा देखेंगे, तो तब हमें पता चलेगा कि हमने कितनी बड़ी गलती करी है। आज आप देखिए ना, इस दिल्ली की क्या स्थिति है। इस दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है आज के समय पर। और हम इस मुद्दे पर बात कितनी करते हैं? हमारी राजनीति इस पर बात कितनी करती है? हम कितना बात करते हैं इस पर? हम उनसे सवाल कितना करते हैं इस पर? हमारे लिए तो ये मुद्दा ही नहीं होता। हमारे लिए मुद्दा है, हमने कभी प्रश्न ही नहीं करा अपने नेताओं से कि वो हमारी सांस के लिए क्या काम करेंगे, हमारी सांस को सुरक्षित करने के लिए क्या काम करेंगे। हम कितना काम करेंगे, ये भी प्रश्न है। हम कितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलेंगे, हम कितना पैदल चलना अफोर्ड करेंगे, प्रेफर करेंगे। हम कितना प्रेफर करते हैं? हम हर चीज के लिए रिक्शा ले लेते हैं। चलो, अरे बैटरी रिक्शा भी इतना एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है, वो भी ना कहीं कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। आप ये समझिए, समझ में आई बात? आप ही इस धरती को बर्बाद कर रहे हैं और ये धरती आपको भी बर्बाद करेगी। एक ना एक दिन सूद समेत बदला लेगी। ये बात आप जान लीजिए। इस बात को अगर आज हम नहीं समझे तो हमारी बर्बादी को कोई रोक नहीं पाएगा। ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मनुष्य की बर्बादी को रोक सके। ना कोई धर्म रोक पाएगा और ना ही कोई जाति रोक पाएगी इस धरती को बर्बाद होने से। समझ में आई बात? जिन्हें इस बात का भ्रम है कि सब हमारे भगवान, हमारे वो कर रहे हैं ना, तो हमारे वो करते रह जाओगे और इस धरती को छोड़कर चले जाओगे। ये बात बहुत बखूबी समझ लीजिए, ठीक है? आगे सुनिए, खतरे के नए स्रोत। आइए अब समझते हैं खतरे के नए स्रोतों को, कि खतरे के नए स्रोत क्या है, हमें खतरा और कहां से
आ रहा है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष हैं, मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। देखो, मानवता की सुरक्षा होगी तभी विश्व की सुरक्षा होगी। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। समझ में आई बात? एक सिक्के के दो पहलू आप इन्हें कह सकते हैं आसानी से। ये दोनों सुरक्षा के संदर्भ में खतरों की बदलती प्रकृति पर जोर देते हैं। हम नीचे के खंड में ऐसे कुछ खतरों की चर्चा करेंगे। आतंकवाद का आश्रय राजनीतिक खून खराबे से है, जो जानबूझकर और बिना किसी मुरव्वत के नागरिकों को अपना निशाना बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज्यादा देशों में व्यापक है और उसके निशाने पर कई देशों के नागरिक हैं। कोई राजनीतिक संदर्भ या स्थिति नापसंद हो तो आतंकवादी समूह उसे बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी देकर बदलना चाहते हैं। जनमानस को आतंकित करने के लिए नागरिकों को निशाना बनाया जाता है और आतंकवाद नागरिकों के असंतोष का इस्तेमाल राष्ट्रीय सरोकार अथवा संघर्षों में शामिल अन्य पक्ष के खिलाफ करता है। तो ये आतंकवाद है। देखो, ये तो मानव निर्मित है, ये भी मानव ही निर्मित है। इस धरती पे जितने भी खतरे हैं ना, सब मानव निर्मित है, सब मानव ही निर्मित हैं। इसे तो हम संतुलित कर सकते हैं, इन मूर्खों को हम सुधार सकते हैं, इनको हम गोली से समाप्त कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक और महामारियों को हम गोली से नहीं समाप्त कर सकते, उनको हम शिक्षा से समाप्त कर सकते हैं। उनको समाप्त करने के लिए शिक्षा और प्रेम चाहिए। धरती को भी तो प्रेम चाहिए ना, धरती को भी प्रेम चाहिए। वो आपको इतना प्रेम करती है और आप हर टाइम उसे लूटने पर ही लगे रहते हो, हर टाइम जितना हो सके उससे उसे चूसने की कोशिश करते हो। ये अच्छी बात नहीं है। आप उसे भी कुछ दो अपनी तरफ से। समझ में आई बात? थोड़ा कष्ट भोगो। ये शरीर कष्ट भोगने के लिए भगवान ने बनाई है, सुख भोगने के लिए नहीं। समझ में आई बात? सबको कहा जा रहा है थोड़ा थोड़ा कष्ट भोगो, जितना हो सके उतना अपने शरीर को कष्ट में रखने की आदत डालो, क्योंकि आने वाले समय में आप फिर घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये बात भी जान लो, घर में रह के मर जाओगे। ठीक है? तो थोड़ा कष्ट भोगना अपने शरीर को सिखाओ आज से ही। आतंकवाद के चिर परिचित उदाहरण है विमान अपहरण अथवा भीड़ भरी जगहों जैसे रेलगाड़ी, होटल, बाजार या ऐसी ही अन्य जगहों पर बम लगाना। सन 2001 के 11 सितंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला। इस घटना के बाद से दूसरे मुल्क और वहां की सरकारें आतंकवाद पर ज्यादा ध्यान देने लगी हैं। बहरहाल आतंकवाद कोई नई परिघटना नहीं है। गुजरे वक्त में आतंकवाद की अधिकांश घटनाएं मध्य पूर्व, यूरोप, लातिनी अमेरिका और दक्षिण एशिया में हुई। मानव अधिकार सबसे बड़े खतरे का विषय है। जनता को जनता के अधिकार मिलने बहुत जरूरी है, नहीं तो जनता क्या हो जाएगी? जनता बगावती हो जाएगी। सोवियत संघ के विखंडन का सबसे बड़ा कारण मुझे आप बता सकते हैं? तो सबसे बड़ा यही कारण है, मानव अधिकारों का अभाव। सोवियत संघ की जनता के पास किसी भी प्रकार के मानव अधिकार नहीं थे, और जब उन्हें मिखाइल गोर्बाचेव जी ने मानव अधिकार दिए तो उनके पंख खुल गए। फिर उन्हें उनके पंखों को कुतरने की कोशिश की गई तो फिर वो कुतर नहीं पाए, फिर वो उड़ गए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के बन गए। तो एक बार पंछी उन्मुक्त गगन का बन जाता है तो उसे पिंजरे में कैद कर पाना असंभव होता है, असंभव। समझ में आई बात? तो मानव अधिकार, अब हम पर भी कितने सालों तक अंग्रेजों ने हम पर शासन किया, हमें मानव अधिकार नहीं दिए। फिर हमने लड़ाई लड़ी और हमने उन्हें खदेड़ बाहर किया। बहुत सारी तरीके की लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? और अगर आज हमारे पूर्वजों ने लड़ाई नहीं लड़ी होती तो हम भी किसी अंग्रेज के घर में सेवा कर रहे होते, हम भी ऐसे घरों में बैठकर पढ़ाई नहीं कर रहे होते, हम भी सेवा ही कर रहे होते कहीं ना कहीं।
किसी अंग्रेज के घर में, या हमें आने से पहले ही मार दिया गया होता। समझ में आई बात? तो इन बातों को समझिए। मुझे तो नहीं लगता कि अगर आज भी अंग्रेज होते तो मैं दिल्ली में होता, मैं गांव में ही होता। समझ में आई बात? तो बातों को समझिए आप। मानव अधिकार सुरक्षा का सबसे बड़ा क्या है? तरीका है, सबसे बड़ा तरीका है। और अगर इन पर खतरा आएगा तो मानव समाज पर भी खतरा आएगा। सुनना बहुत ध्यान से। मानव अधिकारों को 3 कोटियों में रखा गया है। हो सकता है आपको लगे कि मानव अधिकारों की इससे कहीं ज्यादा कोटियां हो सकती हैं, लेकिन इन 3 कोटियों से मानव अधिकार विषयक चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। पहली कोटि राजनीतिक अधिकार की है, जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की आजादी। सब चाहते हैं, राजनीतिक अधिकार तो सब चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अपनी सरकार को क्रिटिसाइज करने का अधिकार मिलना चाहिए और अपने मन की बात कहने का अधिकार मिलना चाहिए। अरे भाई, इंसान है तो बोलने का अधिकार तो होना ही चाहिए ना। अगर इंसान को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार नहीं रहेगा तो फिर इंसान और जानवर में फर्क क्या रह जाएगा? तो राजनीतिक अधिकार बहुत जरूरी है, क्योंकि अभिव्यक्ति का अधिकार रहेगा तो इंसान यहां से स्वस्थ रहेगा, नहीं तो उसके मन में भड़ास पैदा हो जाएगी, मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो जाएगा अगर उसे अपने आप को व्यक्त करने का अधिकार नहीं मिलेगा। पागल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? अभिव्यक्ति, अपनी भावनाओं को व्यक्त ना कर पाना। इंसान डिप्रेस कब होता है? जब वो अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाता। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण तो यही है ना, कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त ही नहीं कर पा रहा है, चाहे वो कैसी भी भावनाएं हो। वो किसी के बारे में कुछ भी सोच रहा है, उसकी बातों को कोई सुनता नहीं है ना, तो इंसान डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। और फिर ये सच है, अगर आपकी बात कोई सुन रहा है तो आप उससे ही प्रेम करने लगते हो। ये मानव का वो है, स्वभाव है कि जो उसकी बात सुनता है उससे ही उसे लगाव हो जाता है। चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधा हो, कुछ भी हो, अगर जिससे वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है और वो बहुत शांति से उसकी भावनाओं को सुन रहा है, तो इंसान को उसी से प्रेम हो जाता है। ये वास्तविकता है। तो राजनीतिक अधिकार मानव जीवन के आधारभूत स्तंभों में से एक है, जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की आजादी। दूसरी कोटि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की है। अधिकारों की तीसरी कोटि में उपनिवेशीकृत जनता अथवा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं। इस वर्गीकरण को लेकर व्यापक सहमति है, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है कि इनमें से किस कोटि के अधिकारों को सार्वभौम मानव अधिकारों की संज्ञा दी जाए, या इन अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को क्या करना चाहिए। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक है। फिर औपनिवेशिक जनता के साथ जो अत्याचार हुआ है उनको भी कुछ स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए, इसके बारे में भी कहा गया है। इसमें गरीबी कहां मर गया? ठीक है, 1990 के दशक से कुछ घटनाएं, मसलन रवांडा में जनसंहार, कुवैत पर इराक का हमला और पूर्वी तिमूर में इंडोनेशियाई सेना के रक्तपात के कारण बहस चल पड़ी कि संयुक्त राष्ट्र संघ को मानव अधिकारों के हनन की स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। कुछ का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को अधिकार देता है कि वह मानव अधिकारों की रक्षा के लिए हथियार उठाए। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जिनका तर्क है कि संभव है ताकतवर देशों के हितों से यह निर्धारित होता हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार के उल्लंघन के किस मामले में कार्रवाई करेगा और किसमें नहीं। ये तो सबको पता है कि मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कहां संयुक्त राष्ट्र संघ बोलता है और कहां नहीं बोलता। जहां अमेरिका मानव अधिकारों की ऐसी तैसी करेगा वहां तो नहीं बोलेगा, लेकिन जहां दूसरे छोटे देश करेंगे वहां जाकर ये चाबुक अपना चलाने लगेगा। इतना हरामी है कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ।
समझ लो, ऐसा ये क्रॉस संघ भी हरामी क्या है, अमेरिका हरामी है सच में। तो अमेरिका सबसे बड़ा हरामी है, वो करता धरता है सब चीजों का, ठीक है। उसके आगे सब नतमस्तक है ना, सब उसी के गुणगान गाते हैं, सबका बाप वही है। समझ में आई बात? तो इतना जान लो, इतना समझ लो, बहुत है, काफी है। बहुत कुछ लिख के आ जाओगे, बहुत कुछ समझदारी के साथ लिखोगे तो, सोच समझ के साथ, ठीक है। खतरे का एक और स्रोत वैश्विक निर्धनता है। विश्व की जनसंख्या फिलहाल 6 अरब 20 करोड़ है और अगले 25 वर्षों में यह 7 से 8 अरब तक हो जाएगी। संभव है यह आंकड़ा 9-10 अरब तक पहुंच जाए। फिलहाल विश्व की कुल आबादी वृद्धि का 50% सिर्फ 6 देशों भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में घटित हो रहा है। अनुमान है कि अगले 50 सालों में दुनिया के सबसे गरीब देशों की जनसंख्या 3 गुनी बढ़ेगी, जबकि इसी अवधि में अनेक धनी देशों की जनसंख्या घटेगी। प्रत्येक व्यक्ति उच्च आय और जनसंख्या में कम वृद्धि के कारण धनी देश अथवा सामाजिक समूहों को और धनी बनने में मदद मिलती है, जबकि प्रति व्यक्ति निम्न आय और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि एक साथ मिलकर गरीब देशों और सामाजिक समूहों को और गरीब बनाते हैं। तो दुनिया में गरीबी अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है। कुछ देशों के पास अथाह पैसा है और कुछ देशों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपनी 2 वक्त की जरूरतों की पूर्ति कर पाए। और इसमें सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, समझ में आई बात? तो जनसंख्या वृद्धि तभी रुक सकती है जब समाज शिक्षित होगा। बिना समाज को शिक्षित किए आप जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोक सकते हैं। तो हमें अपने समाज को शिक्षित करना पड़ेगा और ये एक वैश्विक समस्या है। ये एक वैश्विक समस्या है। अगर किसी को लगता है सिर्फ इसका प्रभाव उसी देश पर पड़ेगा, कदापि नहीं। इसका प्रभाव सब पर पड़ेगा, एक समान पड़ेगा। ये बात भी समझ लीजिए। अगर पाकिस्तान की जनसंख्या बढ़ेगी तो उसका प्रभाव अमेरिका पर भी पड़ेगा। समझ में आई बात? उसका प्रभाव ब्रिटेन पर भी पड़ेगा, उसका प्रभाव रशिया पर भी पड़ेगा, उसका प्रभाव और भी देशों पर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उन पर नहीं पड़ने वाला, सब पर पड़ेगा, सब पर एक समान पड़ेगा। क्योंकि जनसंख्या है भाई, तो कंजप्शन पावर भी बढ़ेगी और नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ेगी, तो गलत तरीके से लोग इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे। समझ में? डंकी पिक्चर सबने देखी ना? तो डंकी में क्या है? यही तो है ना, अनलीगल तरीके से अमेरिका में घुसने का तरीका। तो लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके देश में रिसोर्सेज की कमी हो रही है, आय की कमी हो रही है। तो सामाजिक निर्धनता भी एक सबसे बड़ी समस्या है और जनसंख्या पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। जिनको लगता है कि ये अल्लाह की देन है, अल्लाह पालेंगे, अल्लाह नहीं पालेंगे। पालना तो आपको ही होगा। अल्लाह ने भी कहा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म की बात करते हैं वो। तो आप कुकर्म करोगे और उसको अल्लाह पाले, ये तो संभव नहीं है भाई। पालना तो आपको ही है, आपके बच्चे को आप ही पालेंगे, कोई और नहीं आने वाला पालने उन्हें, ठीक है। तो आपकी जितनी हैसियत है उतने ही बच्चे पैदा करो इस धरती पर, उन्हें बर्बाद होने के लिए मत पैदा करो प्लीज। सबसे ये अनुरोध है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे जैन हो, कोई भी हो, सबसे यही निवेदन है कि आप अपनी इसकी हैसियत के हिसाब से अपने घर में नन्हा मुन्ना लेके आओ, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, जो उनका पढ़ने का मन करे वो पढ़ाओ, ठीक है। इस बात को अपने जहन में अच्छे से बिठाओ, ये बात समझ में आए तो, ना आए तो मर जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और क्या कहूं भाई, विश्व स्तर पर यह असमानता उत्तरी गोलार्ध के देशों को दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाले और दक्षिणी गोलार्ध जिसमें हम आते हैं, तो इनके बीच में आर्थिक असमानता बहुत बड़े स्तर पर हो गई है, बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है।
अरे यार अभी तो बहुत रहता है ना। गोलार्ध के से अलग करती है। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में असमानता अच्छी खासी बढ़ी है। यहाँ कुछ देशों ने आबादी की रफ्तार को काबू में किया है और आय को बढ़ाने में सफल रहे हैं, जबकि बाकी देश ऐसा नहीं कर पाए हैं। उदाहरण के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा सशस्त्र संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में होते हैं। यह इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। 21वीं सदी के शुरुआती समय में इस इलाके के युद्धों में शेष दुनिया की तुलना में कहीं ज्यादा लोग मारे गए। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में मौजूद गरीबी के कारण अधिकाधिक लोग बेहतर जीवन, खासकर आर्थिक अवसरों की तलाश में उत्तरी गोलार्ध के देशों में प्रवास कर रहे हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद उठ खड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून अप्रवास और शरणार्थी आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं में भेद करते हैं। सामान्यतः उम्मीद की जाती है कि कोई राज्य शरणार्थियों को स्वीकार करेगा, लेकिन उन्हें अप्रवासियों को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होती। शरणार्थी अपनी जन्मभूमि को छोड़ते हैं, जबकि जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं परंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही हैं, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। 1990 के दशक के शुरुआती सालों में हिंसा से बचने के लिए कश्मीरी घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित आंतरिक रूप से विस्थापित हैं जन के उदाहरण हैं। विश्व का शरणार्थी मानचित्र विश्व के संघर्ष मानचित्र से लगभग हूबहू मेल खाता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में सशस्त्र संघर्ष और युद्ध के कारण लाखों लोग शरणार्थी बने और सुरक्षित जगह की तलाश में निकले हैं। 1990 से 1995 के बीच 70 देशों के मध्य कुल 93 युद्ध हुए और इनमें लगभग 55.5 लाख लोग मारे गए। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति, परिवार और कभी कभी पूरे समुदाय को सर्वव्याप्त भय अथवा आजीविका, पहचान और जीवन यापन के परिवेश के नाश के कारण जन्मभूमि छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। युद्ध और शरणार्थियों के प्रवास के आपसी रिश्ते पर नजर डालने से पता चलता है कि सन 1990 के दशक में कुल 60 जगहों से शरणार्थी प्रवास करने को मजबूर हुए हैं। इनमें 3 को छोड़कर शेष सभी के मूल में सशस्त्र संघर्ष था। तो सशस्त्र संघर्ष क्यों हो रहा है? सशस्त्र संघर्ष रिसोर्सेस के लिए हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों के लिए हो रहा है। लोग एक दूसरे की हत्या क्यों कर रहे हैं? लोग एक दूसरे की हत्या उनकी जमीन, उनके संसाधनों को हड़पने के लिए कर रहे हैं। तो जनसंख्या जितनी बढ़ेगी ना, उतना संघर्ष बढ़ेगा, उतना ही लोग एक दूसरे को काटेंगे और मारेंगे, और जो ताकतवर होगा वो ही इस धरती पर बचेगा। ये बात आप बखूबी समझ लीजिए कि अगर इस दुनिया में आपको संघर्ष रोकना है तो आपको अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण पाना पड़ेगा, और अगर आप अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं पाएंगे तो आप आपस में ही कुत्ते की तरह लड़कर मर जाएंगे, आपस में ही मर जाएंगे। समझ में आई बात? या अभाव में मर जाएंगे, या महामारी से मर जाएंगे, या भूखमरी से मर जाएंगे, लेकिन मर जरूर जाएंगे अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होता है। क्योंकि ये अमीर देश अपने देश में आपको घुसने देने वाले नहीं है, ये अपने देश में आपको घुसने देने वाले नहीं है, ये लात मार के आपको भगा देंगे। ढंग की पिक्चर अगर आपने देखी होगी ढंग से, तो वो आप अपने देश से आपको बाहर निकाल देते हैं। समझ में आई बात? वो अपने देश के संसाधनों को किसी बाहरी को प्रयोग करने नहीं देने वाले। साफ सीधी बात है उनकी। हमने जरूर लूटा है तुमको, लेकिन तुम्हें हम अपने आप को लूटने नहीं देंगे। साफ सीधी बात, ठीक है? यही है यहां पर, और कुछ खास नहीं है। HIV, एड्स, बर्ड फ्लू और
सार्स जैसी महामारियां अप्रवास, व्यवसाय, पर्यटन और सैन्य अभियानों के जरिए बड़ी तेजी से विभिन्न देशों में फैल रही इन बीमारियों के फैलाव को रोकने में किसी एक देश की सफलता अथवा असफलता का प्रभाव दूसरे देश में होने वाले संक्रमण पर पड़ता है। अनुमान है कि 2003 तक पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोग HIV एड्स से संक्रमित हो चुके थे। इनमें 2/3 लोग अफ्रीका में रहते हैं, जबकि शेष के 50% दक्षिण एशिया में, उत्तरी अमेरिका तथा दूसरे औद्योगिक देशों में उपचार की नई विधियों के कारण 1990 के दशक के उत्तरार्ध के वर्षों में HIV एड्स से होने वाली मृत्यु की दर में तेजी से कमी आई है। लेकिन अफ्रीका जैसे गरीब इलाके के लिए ये उपचार कीमत को देते हुए आकाश कुसुम कहे जाएंगे, जबकि अफ्रीका को ज्यादा गरीब बनाने में HIV एड्स महत्वपूर्ण घटक साबित हुआ है। और आप सबको पता है, बीमारी जब आती है तो इंसान का पैसा पानी की तरह पी जाती है और इंसान गरीबी के गर्द में चला जाता है। अगर वहां पर सरकारी सुविधाएं ना हो तो, सरकार अगर आर्थिक तौर पर ताकतवर ना हो तो देश का बर्बाद होना तय हो जाता है। ठीक है, देश का बर्बाद होना तय हो जाता है। यही बातें इसमें कही गई है और कुछ खास नहीं है। तो आपकी अपारंपरिक धारणा में और उभरते हुए नए खतरों में बीमारी सबसे बड़ा संकट है मानव जीवन के लिए। सब इससे बड़ा खतरा और कुछ भी नहीं है मानव जीवन के लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे सहयोग मूलक सुरक्षा क्या है और भारत की सुरक्षा की रणनीति कल की क्लास में पढ़ेंगे और इसी के साथ इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।